अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बिल आखिर जनाब आपसे पूरे तकरीबन 3 महीने के बाद मेरी मुलाकात हो रही है और जनाब वापसी मेरी हो चुकी है और आज के बाद से डेली आपकी मेरी मुलाकात होगी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नबीहा आखिर कहाँ चली गई है, लेकिन वो बहुत से लोग जो कि सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड रहे, जिनके मुझे मैसेजेस आते रहे, जिनका प्यार मुझे मिलता रहा, उन तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो सोशल मीडिया की मेरी ऑडियंस तो जनाब जानती है कि मैं कहाँ गई थी फॉर 3 मंथ्स, लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं आज अनाउंस करना चाह रही हूँ या मैं बताऊंगी आप तमाम लोगों को कि अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ सन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने कबीर अली रखा है, वो पूरे 1 महीने का हो चुका है। और आज की ही तारीख पर, आज के ही दिन ठीक 1 महीने पहले अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा था। आप तमाम लोगों की मैं दुआएं चाहती हूँ कि मेरी जो औलाद है वो नेक और साले हो और माँ बाप की फर्मा बरदार हो। पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये कुछ तस्वीर कबीर की, सलीना की, मेरी पोस्टमार्टम की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करी। बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कबीर यहाँ पर है और बिल्कुल चंद दिनों का है, बहुत छोटा सा। अच्छा, मैं अपनी जनाब जर्नी भी आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम रहा पूरा, हर एक के लिए डिफरेंट होता है और हर एक के लिए, हर बार, हर माँ के लिए डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी माएँ इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही होंगी और बहुत सारी माँओं के साथ आई एम श्योर उनकी जो फैमिली बैठी होगी वो भी इस वक्त सुन रही होगी, सासें होंगी, शौहर होंगे। तो मैं एक मैसेज या अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत टफ टाइम रहा, अच्छा टाइम भी गुजरा, बुरा टाइम भी गुजरा, बहुत सारा डिप्रेशन भी हुआ, बहुत सारे वो कहते हैं ना कि एक क्राइंग फेज़ में जो एक औरत इस जर्नी में गुजरती है वो रहा। एक बार तो ऐसा हुआ, आई स्टिल रिमेंबर, कि मेरा रोना धोना इतना ज़्यादा बढ़ चुका था हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से कि आई कॉल्ड अ साइकोलॉजिस्ट एट वन टाइम। और मैंने उसको फ़ोन किया और आई आस्क्ड हर कि क्या मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, दो कि मेरी डिलीवरी में टाइम है अभी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी से किसी डिप्रेशन के फेज से गुजर रही हूँ। सो शी सेड येस। वो हमारी बड़ी अच्छी एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है, अक्सर शो में भी आप उनसे मिलते हैं। शी सेड येस और मैं बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, अब आप लोगों में से जितने लोग देख रहे हैं, जितने शौहर देख रहे हैं, जितनी सासें देख रही हैं, जितनी इन लॉज देख रहे हैं, आप लोग सर्च ज़रूर कीजिएगा एक बार जाकर ऑन इंटरनेट के पोस्टमार्टम डिप्रेशन, व्हाट इज़ दैट, ये क्यों होता है, ये क्या होता है। अच्छा, वो आप जानिएगा ज़रूर और उसके बाद ये जानिएगा कि उस टाइम पे एक माँ को, एक बीवी को, एक औरत को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक 9 महीने बच्चे को कैरी करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हमारे यहाँ बड़े आसानी से दादियाँ नानियाँ कह देती हैं कि भाई हमने भी तो 9-9, 10-10 बच्चे पैदा किए थे और हम भी तो इस प्रोसेस से गुजरे थे। आजकल के लोग बड़े नाजुक हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, ये सारी वो बातें होती हैं जो एक औरत को, एक माँ को शैटर्ड कर देती हैं। मैं आपको बताऊं कि ऑफिस में जा रही हूँ, ऑफिस के साथ साथ घर भी आप देख रहे हो, अपने शौहर को भी देख रहे हो और अपने बड़े बच्चे को भी देख रहे हो। अच्छा, अब सेलिना की मैं एक पिक्चर यहाँ पे ज़रूर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो दिखा सकें, जो मैंने उनको बताया था पहले से कि जब आप अब अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में होते हो तो जो आपका पहला बच्चा है वो कितने मूड स्विंग्स में जाता है। आई स्वेयर टू गॉड, सेलिना के ऐसे टेंट्रम्स मैंने पहले नहीं देखे थे। अच्छा, उस टाइम पे बेचारी माँ एक तो पोस्टमार्टम से गुजर रही होती है, आपकी बॉडी हीलिंग में होती है, आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए होते, आपको अपने साथ हमेशा कोई चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। छोटा बच्चा है जिसको 24 आवर्स की केयर चाहिए और ऐसे में जो बड़ा बच्चा है वो भी टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। सो एक बेचारी माँ उस टाइम पे क्या करेगी। आई एम श्योर कि जितनी माएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं वो सब इस बात से रिलेट कर पाएंगी। मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ ज़रूरत है आपके हस्बैंड के सपोर्ट की, आपकी माँ के सपोर्ट की, आपकी सास के सपोर्ट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती से क्या होता है कि एक तो आप उस फेज़ में होती हैं
बच्चा चंद दिनों का नाजुक नन्ही सी जान आपकी गोद में होती है और जो लोग हमारे आसपास के होते हैं वो हमें मशवरे दे रहे होते हैं, अरे बच्चे को ऐसे पकड़ लो, अरे कोई कहता है इसको ऐसे पकड़ लो, कोई कहता है इसको ऐसे पकड़ लो, कोई कहता है इसको उल्टी थपकी दो। फॉर गॉड सेक, कोई हेल्प है नहीं माओ के पास, लेकिन मशवरे इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ओ गॉड, सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ जिसको नहीं होना चाहिए, वेस्ट में इसकी बहुत अवेयरनेस है लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और वो ये है, मुझे पता है कि जब मैं हॉस्पिटल के बाद नेक्स्ट डे घर आई, सो राइट आफ्टर 2 days पीपल स्टार्टेड सेइंग मी कि ओ माय गॉड, तुमने तो बहुत वेट गेन कर ली है, तुम तो अभी भी प्रेग्नेंट लग रही हो। अच्छा, मैंने इस बात का एक ही जवाब रखा हुआ था, आई सेड कि 9 महीने माँ बच्चे को कैरी करती है, उसका वज़न रखती है अपनी बॉडी में, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9 घंटों में वज़न उतर जाए। तो प्लीज़ आप लोग माँओं को मार्जिन दिया करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 3 महीने तक आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हॉस्पिटल से घर आओ और उसके बाद सीधा ही जिम चले जाओ। भाई, वज़न उतरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये रातों रात कोई चुटकी बजाने की गेम नहीं है कि हो जाए। प्लीज़ सारी माँओं को सपोर्ट करें, उनसे प्यार से बात करें, जिस तरह से हो सके उनकी हेल्प करें, और यहाँ पे शौहरों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं शेयर करूँगी आपके साथ, जब मैं पूरी रात, आजकल स्लीपलेस नाइट चलती हैं, और जब मैं थकी होती हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही होती, कोई हेल्प पास नहीं होती, और अगर मेरा हस्बैंड मुझसे आके चंद अप्रिसिएशन के वर्ड्स मुझे बोल देता है या काइंड वर्ड्स कहता है, तो मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ कि आपके शौहर के चंद काइंड वर्ड्स जो हैं वो माँ की, औरत की पूरे दिन की थकन उतार देते हैं। तो शौहरों को चाहिए कि वो इस वक्त में अपने बीवी का सपोर्ट बने, उनका साथ निभाएं, जिस तरह से थोड़ी बहुत भी अगर कोई हेल्प हो सकती है तो वो करें। वेट गेन का मत कहें, स्ट्रेच मार्क्स का मत कहें, खुदारा ये करना छोड़ दें। हमारी सोसाइटी को भी ग्रो होने की ज़रूरत है। और लास्ट मैं उन तमाम माँओं से ये कहना चाह रही हूँ जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हाँ, आई नो कि कभी आपको फील होता होगा कि बस हो गई, अब मैं थक चुकी, अब मुझसे और नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी, ऐसे ही करते रहें, क्योंकि माँ को ऐसे ही किसी ने नहीं कहा कि जो ममता है, जो मदरहुड है, उसका दूसरा नाम सेक्रीफाइस है। सो ये आपको पे ऑफ करेगा एक वक्त पे जाके इंशाल्लाह। और मैं आपसे भी यही कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि सपोर्ट करें अपनी तमाम माँओं को जो अपनी सोसाइटी में आप अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि मदरहुड और बच्चों की परवरिश करना माँ के साथ साथ शौहर, आपके ख़ानदान और हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। इसी नोट के साथ जनाब मैं ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे PSL में जनाब लाहौर कलंदर्स की जो शानदार विक्ट्री हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और शहर कायद से लेकर शहर इक़्तिदार तक फरवरी में जनाब मार्च का आगाज़ हो चुका है, जहां पर PDM ने मार्च में लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को ही मार्च के लिए सामने आ गई। और जनाब एजेंडे के ऊपर बात करेंगे, सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और ये भी हम आपको बताएंगे जनाब जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो सिंध में मार्च कर रहे हैं। तो जनाब पीपल्स पार्टी के मार्च का जो एजेंडा है उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद है। इस वक्त में ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यू पाकिस्तान में हमारी ट्रांसमिशन के लिए। आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि एक जानिब PDM मार्च करने जा रही है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी फरवरी में ही मार्च कर रही है। ये शुक्रिया नबिया। बात ये है कि पीपल्स पार्टी को तो ये मार्च बड़े नागजीर था, इसलिए कि जिस तरीके के चैलेंजेस आज पाकिस्तान को दरपेश हैं, आप में हम सब लोग जिस तरह से महंगाई के असेब का सामना कर रहे हैं, जिस तरह से जिंदगियां तंग हो गई हैं, जिस तरह से हमारी मिडिल क्लास कोलैप्स कर रही है, ज़राअत तबाहाली का शिकार है, तो उस वक्त अब कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता। पार्लियामेंट से ये खाइफ है, ताले लगा के बैठे हैं, इतना खौफ है, घबराहट उरूज पे है। वजीर आजम कहते हैं बाहर निकलूंगा तो खतरनाक हो जाऊंगा, दफ्तर में बैठ के तमाशा देख रहा था।
एक अजीब आपको अफरा तफरी नजर आ रही है। तो हमने तो ये करना था मार्च। अब ये देखना ये है कि वजीर खारजा एक ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन और रूस का तनाजा अपने उरूज पे है, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे के और ऐसी बातें कह के जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, अब वो कर रहे हैं उधर शोबदाबाजी। उनको सुनाई नहीं दे रहे जो पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के जो पैगामात आ रहे हैं। आपका सिफारत खाना अपने फैमिलीज को मुंतकिल करके महफूज जगह पे गायब हो गया है, किसी बंकरों में छुपा हुआ है। उनको कोई वास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तानी तलबा की मदद करें। कोई ये नहीं सोच रहा उनके पास रकम है या नहीं है, उनके पास खाने को पैसा है या नहीं है। मासूम बच्चियां जो है वो कितना पैदल चल सकती हैं। यानी एक जंगी हालात के अंदर बेहिस्सी और नालायकी मैं समझती हूँ कि जो ये वजीर खारजा और वो प्लानिंग मिनिस्टर जो कि फेल फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनको मार्केट किया गया कि उन्होंने 90 दिन के अंदर कोई इंकलाब लाना था, उन्होंने मईशत की तबाही की बुनियाद डाली, जिसका एतराफ खुद इमरान खान साहब ने किया। और वो अली जैदी जो कि पूरा जो है वो पोर्ट बंद रहा, आपके इतना नुकसान हुआ, जहाज फंसे रहे, फिशरमैन की हड़तालें जारी रही। अच्छा साहब, हम यहाँ पर ये भी अनाउंस कर दें, ये भी बता दें कि 400 पाकिस्तानियों के इनखला की खबरें भी सामने आ रही हैं अभी। देखिए बात ये है कि आप उन बच्चों के पैगामात आप देख लें, आप ये बताएं कि कोई अंदाजा कर रहा है उन वालिदैन। अच्छा चले लेट्स कम बैक टू लॉन्ग मार्च। सर साहिबा, लेट्स कम बैक टू लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च की हम लोग बात कर लेते हैं। मुझे तो बता रही हूँ कि लॉन्ग मार्च की तो बता रही हूँ कि दिस इज द रीजन वी आर ऑन द स्ट्रीट्स, कि आपकी हुकूमत इतनी नालायक और इतनी बेहिस है कि वो बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के वो सिंध के अंदर शब्दाबाजी में, आप एक सीट नहीं जीत सकते वहां से। तो क्या कर रहे हैं वजीर खारजा साहब? आप अगर या तो बोले कि वजीर खारजा की पोजीशन जो है रिडंडेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो आप या इस्तीफा दे दें, किसी और को जिम्मेदारी दे दें। मगर ऐसे संगीन हालात में आप जो है वो बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ के आप जो है वो लॉन्ग मार्च पे निकले। भाई आप 100 दफा निकले, आपको वोट तो उतने ही मिल रहे हैं जो पहले मिले थे। अच्छा सहर साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब इस पर कमेंट ये भी करते हैं कि आप तो 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं, हम 15 साल का हिसाब मांगने निकले हैं। और जो सिंध में एहतजाज हो रहा है या लॉन्ग मार्च, जनाब उसकी बात पे उन्होंने ये कमेंट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें कि इस वक्त सिंध का जो एक सेहत कार्ड के नाम पे एक फ्रॉड है, जिसके में लोग जब जाते हैं अस्पतालों में इलाज नहीं होता, जहाँ पे आपको जो है वो पैराडोल और एस्प्रो की गोलियां नहीं मिलती, बुखार की अद्वियात नहीं मिलती। सिंध के अंदर बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सबको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। महंगे से महंगा इलाज, वो इलाज लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियो सर्जरी, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, साइबर नाइफ है, हर वो फैसिलिटी जो कि होनी चाहिए थी। सिंध के अंदर जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, हाँ ये जरूर है कि वफाकी हुकूमत जब सिंध कोई मंसूबा करना चाहता है तो सोवरेन गारंटीज नहीं देती। वजीर आजम ऐलान तो जरूर करते हैं 1100 बिलियन और पता नहीं 167 बिलियन या क्या, मिलता कुछ नहीं है सिंध को। जो हमारा एनएफसी का शेयर है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, जब आपका जो है बिजाई का वक्त आता है तो उस वक्त जो है पानी नहीं मिलता, यूरिया का बुरान आ जाता है। जो सिर्फ सिंध में नहीं होता, हम ये देख रहे हैं साउथ पंजाब में भी लोग परेशान हैं। एक ज़राई मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाने की हर कोशिश की गई है। देखिए इस वक्त अवाम जिस संगीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, हर शख्स पूछता है कि आप जो है इस हुकूमत को कब घर भेज रहे हैं। अच्छा तो सहर साहिबा, मैं यहाँ से जानना चाहूंगी कि हुकूमत चली जाए, हुकूमत गिराना मकसद है इस लॉन्ग मार्च का? महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, गैस के बिल्स और आम आदमी जो इस वक्त एक रोना रोता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई का जो आसमान से बातें कर रही हैं, ये दो चीजें साथ साथ हैं। देखिए बात ये है कि हुकूमत को क्यों भेजना है। देखिए पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी थी जिसने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी ना सिर्फ खुद पार्लियामेंट में आके बैठी बल्कि बाकी जमातों को कायम किया। पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जहां भी कोई कौमी अहमियत का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला था, गिलगित बल्तिस्तान का मसला था, मईशत की बात थी, हमेशा जो है बैठी है पार्लियामेंट पे, कौमी सलामती के मामला पे मीटिंग अटेंड की है। सिर्फ एक शख्स जो गायब होता है वो इमरान खान नियासी साहब है, जो ना कौमी सलामती की मीटिंग्स में आते हैं, जो पार्लियामेंट से भी मफरूर है, जो कि ना कश्मीर के इशू पे आते हैं। यानी
ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने खुद साख्ता तन्हाई क्यों इख्तियार की हुई है। ठीक है, कि कौन सा तमाशा देखते हैं अपने ऑफिस चूंकि वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, अगर तो देखें वो नतीजा खेज हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत को घर भेजना इसका एजेंडा है इस लॉन्ग मार्च का, तो कभी भी किसी लॉन्ग मार्च से हुकूमत तो नहीं गिरी है, तो क्या सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना इस वक्त जो है वो जरूरी आप समझती हैं? नहीं, हम तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। जो आईनी रास्ता इख्तियार करना है उसकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, मशावरत हो चुकी है और बिल्कुल जो है एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से वो जरूर आ जाएगी। ये अलग बात है कि उसको हम मीडिया में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई आईनी एक्शन भी लेना चाह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे बिलीव करती है, ये हमारा नजरिया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम को साथ लेके चलना, अवाम की राय को मुकद्दम रखना, अवाम की आवाज में आवाज मिलाना, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाना, वो बहुत जरूरी है ताकि हम जब यहाँ पर आए, जब हम एक आईनी एक्शन लें तो अवाम की मंशा, राय और उनकी एक सोच इसमें शामिल हो। क्योंकि जो पार्लियामान में जितने भी बैठे हैं मेंबर्स, वो इसी अवाम के वोटों से आते हैं और उन्हीं के जज्बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वक्त तो पीटीआई के अंदर से बड़ी संगीन आवाजें आ रही हैं, जितने इल्जामात लग रहे हैं, जो जिस तरीके से करप्शन के पोल खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से जो फॉर्म फंडिंग का केस सामने आया है, जिस तरीके से वजीर आजम के किचन कैसे चलता है जस्टिस वजी बता रहे हैं, तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि हुकूमत ना सिर्फ घबराई हुई है, इतनी घबराहट है, कभी काले कानून आते हैं ऑर्डिनेंसेस के जरिए, कभी हमले कराए जाते हैं, कभी गिरफ्तारियां होती हैं। तो ऐसे वक्त में ये बहुत जरूरी था कि अवाम को साथ लेके चला जाए ताकि जो भी फैसला हम कर रहे हैं पार्लियामान में उसमें उनकी ताईद, उनकी मंशा, उनकी सोच, उनके जज्बात शामिल हो। सार साहिबा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी वजह से आपको क्या लगता है, जमात में क्या तासुर है कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर एक बार मुतहरिक हो पाएगी फिर से? देखिए, ये जो कोशिश की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो सोच है ना कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में नहीं है, ये सोच गलत है। हाँ, एक मुनज़्ज़म तरीके से पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई। आपको पता है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद सिक्योरिटी के वो हालात, दहशतगर्दी और उसके बाद वो आरओ के इलेक्शन, फिर आरटीएस का फेल होना, एक सोच थी कि पीपल्स पार्टी जैसी एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली पार्टी जो है वो यहाँ से इतनी सीटें ना ले सके कि उसको वफाक में हुकूमत मिले। तो ये सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया और पीपल्स पार्टी का वोटर अब मुतहर्रिक है। आप ये देखें कि हमारे जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, बतदरीज आप देख रहे हैं कि लोगों का एतमाद और उनकी जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो आपके वोट दे रहे हैं। और आप अब उनको पता है कि नौजवान की आदत है जो पूरे अज़म के साथ उसी नजरिए को लेके आगे चल रही है, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नजरिया था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सहर साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। लॉन्ग मार्च पर जनाब बात हो रही थी जो शहर कायद से अब शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन है। बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले खिताब भी कर चुके हैं आवाम से। जनाब, इसके साथ ही हम एक हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम में, और हेडलाइन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ज़रा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर एक नज़र दौड़ाते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया पर, जो एक ख़बर इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है, पीक पर है, वो ये है कि जनाब जो यूक्रेन और जो रूस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है वो आज अपने 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है और रूसी फ़ौज ने दारुल हुकूमत का भी घेराव कर लिया है। वक्फे वक्फे से गोलाबारी, बमबारी हो रही है, धमाकों से जनाब गूंज रहा है दारुल हुकूमत। और जो रूसी फोर्सेस है उन्होंने यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर हर तरफ से वहाँ पर हमले जारी हैं। आम लोग इस वक्त किन हालात में हैं ये भी हम आपको बताएंगे आज के इसी सेगमेंट पे। जबकि आपको बताएं कि दूसरी जानिब जो रूस की वजारत दिफा है उन्होंने फ़ौज को यूक्रेन में अपनी जारहियत को हर सम से सी करने के अहकामात दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने बेलारूस में रूस से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी जितने इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन में उनके इनखला के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। 400 पाकिस्तानियों का पोलैंड के जरिए इनखला होगा।
स्टेटस एग्जैक्टली है क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब उस्मान अली जो कि इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है। किन किन कठिनाइयों और किन किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है, ये हम उस्मान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि एग्जैक्टली आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और किन हालात में हैं। मैं पुल्तावा सिटी में हूँ और हालात तो आप सबके सामने ही हैं कि मैं, मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरे साथ मेरी वालदा हैं, बच्चे हैं, भाई है, उनके बच्चे हैं। तो सिर्फ इस वक्त इर्द गिर्द देखूं तो सिर्फ एक मुझे अपना आप ही नजर आ रहा है, इधर के लोग भी नहीं नजर आ रहे। तो ना राशन इधर कोई मिल रहा है, ना कुछ ऐसी चीजें। बहुत खौफ है इधर, कोई मदद कहीं से नहीं आ रही। उस्मान, पाकिस्तानी सिफारत मैं खाने बहुत से ज्यादा, राब्ते की कोशिश की आपने, आपका राब्ता हो सका उनसे? हमारा राब्ता हुआ इधर, हमारा एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ था एम्बेसी के साथ, जितने भी पाकिस्तानी हमारी सिटी के थे उस ग्रुप में मैं भी था। तो उस ग्रुप में नंबर आए थे 4 नंबर। अच्छा। मैंने सब पे ट्राई किया, एक नंबर उन्होंने उठाया था। तो उस नंबर से बाकी 3 तो उन्होंने उठाया ही नहीं। उन्होंने बात की थोड़ी सी, मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी फैमिली है, मैंने यहाँ से निकलना है। तो मेरी वालदा मजदूर है जो चल नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, 6 साल का, 10 साल का। तो मुझे काइंडली गाड़ी का इंतजाम कर दें किसी भी तरह। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि आप खुद करो, हम यहाँ से नहीं कर सकते, हम कैसे करें, कि हमने बड़ी कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश की है, ये नहीं कि वो कहते हैं कि हमने नहीं कोशिश की, वो कहते हैं हमने कोशिश की है, लेकिन हम वहां तक कैसे किसी को भेजे, कोई नहीं आता। दूसरा, फिर दूसरे नंबर उठाए नहीं। फिर मैं बार बार फोन करता रहा हूँ। फिर इधर एम्बेसी की तरफ से हमारे इधर एक जो सिटी के सदर होते हैं, उनका मुझे बताया गया, मैं उनके पास भी गया, उन्होंने भी कहा कि आपने खुद इंतजाम करना है। तो बड़ी मुश्किलों से कुछ लोग जो बॉर्डर पे गए हुए थे, उनमें से एक दोस्त ने जाहिद साहब का नंबर दिया। अच्छा। तो जाहिद साहब ने, कल मैंने बात की थी, जाहिद साहब ने कहा था कि मैं दोबारा एम्बेसडर साहब से कहता हूँ कि जो इधर, वो अभी इधर ही थे, अभी इस वक्त मुझे नहीं पता कि वो पुल्तावा में है कि नहीं है। तो वो कहते हैं कि उन्हें कह के रिक्वेस्ट करा के कि वो उधर अभी हैं तो आपका कोई इंतजाम करे, अच्छा। उनके पास अगर गाड़ी है या वो आपको छोड़ दे। लेकिन उसके बाद अभी कोई नहीं। ये जाहिद साहब की है मेहरबानी कि उन्होंने हौसला दिया, वरना हौसला भी किसी ने नहीं दिया। तो मैं इस वक्त, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की जरूरत है, किसी तरह मेरा इंतजाम अच्छा करवाया उस्मान, जाए। आपने बोला हुकूमत से अभी क्या है कि आगाज में कि आप बिल्कुल, आप और आपकी फैमिली यहाँ पर अकेले हैं, तन्हा हैं यहाँ पर, बाकी लोग यहाँ से स्केप कर चुके हैं, निकल चुके हैं इस इलाके से? सब कर चुके हैं। यहाँ यहाँ से जो मैं इर्द गिर्द निकला हूँ, मेरा यहाँ जब बाहर सुबह निकल के देखता हूँ तो कोई भी नजर नहीं आता। मेरे हमसाए, इवन का कोई जो होता है ना गली में इर्द गिर्द, पूरा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता, सब चले गए। उस्मान, मैं फैमिली सिर्फ है इस आपके साथ, पहले आपकी दिन से वालदा कॉल है, कर, आपने बताया वालदा आपकी माजूर है, बाकी दीगर लोग भी आपके घर पे है। अब खाने पीने की अशिया कुछ स्टॉक में मौजूद है अभी इस वक्त आपके पास? बस थोड़ा सा ही है जो रूटीन टाइप। मैं इस तरह, जंग शुरू हुई है रात 4 बजे। तो मैं रात को काम से जब आया तो मैं सो के, सुबह मेरी छुट्टी थी, मैं लेट उठा। तो जब मैं मार्केट गया तो सब कुछ मार्केटें खाली हो चुकी थी। 10 बजे तक उठ के गया, मुझे नहीं पता था कि हालात रात के खराब हो चुके हैं। जैसे मैंने न्यूज़ देखी, ग्रुप व्हाट्सएप देखा, न्यूज़ देखी, तो मुझे पता चला। मैंने जल्दी से गया मार्केट, लेकिन उधर कुछ नहीं मिला, सब कुछ सफाया, मार्केटें बंद हो चुकी थी। इस वक्त बहुत बुरे हालात में हूँ। मुझे, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मुझे किसी भी तरह इधर से निकाला जाए। बहुत तकलीफ सूरत हाल है जो आप हमें उस्मान इस वक्त बता रहे हैं। मुझे यकीनन मैं इस दुख में इस वक्त आपके साथ हूँ, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, उन तमाम लोगों के साथ है जो इस वक्त वहाँ पर स्टक हैं, और हम यही दुआ करेंगे, यही चाहेंगे कि जल्द अज जल्द कुछ हो जाए। आई एम श्योर जंग की कैफियत है और बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब बच्चे घर में मौजूद हैं, माजूर वालदा मौजूद है, तो आई एम श्योर कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से आप गुजर रहे हैं। और आपने ये बताया कि खाने पीने का सामान भी अब उस तरह से वो स्टॉक ख़त्म हो रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उस्मान इस मुश्किल वक्त में,
थोड़ी सी हिम्मत बांधनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत बांधेंगे तो ही आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो एक आसरा बन सकेंगे। मुझे ये बताइएगा उस्मान कि इस वक्त पोलैंड की सरहद से कितने फासले पर आप हैं, कितने दूर है, कितना डिस्टेंस है? 1250 किलोमीटर है यहाँ से। और अम्बेसी जहाँ पे दे रहा है, अम्बेसी तकरीबन तकरीबन 8 से 900 किलोमीटर दूर है। मैं अम्बेसी के पास भी कैसे जाऊँ? माना कि मैं अम्बेसी के पास चला जाऊँ, आगे चलो अम्बेसी कर रही है लोगों का, ये भी मुझे पता चला है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, मैं अम्बेसी के पास कैसे पहुँचूँ? उस्मान, कितना राशन आपके घर में इस वक्त मौजूद है तकरीबन, और उस क्या करेंगे आप अभी? क्या सोचा है आपने? थोड़ा सा आपको मजबूत होना पड़ेगा अभी, आपको अपनी फैमिली के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जब तक किसी से आपका प्रॉपर राब्ता नहीं हो जाता, कोई प्लान तय नहीं हो पाता यहाँ से प्रॉपर निकलने का, तो जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अभी तक जो मेरे पास राशन है, हम आपको पता है एशियन लोग हैं, हम जो खाना खाते हैं हमारा खाना डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ इतना पुराना नहीं हूँ, मैं नया ही तकरीबन 8-9 माह से इधर आया हूँ। तो ये है कि मेरे पास जो राशन है अभी तक तो मैं खाना है, लेकिन ये है कि खुदा न खास्ता लाइट और बिजली गैस चली जाती है तो फिर कुछ भी नहीं। और आप सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात कि आप इस इलाके में, इस जगह पर इस वक्त अकेले मौजूद हैं। मुझे बताइएगा उस्मान, कितनी उम्र के बच्चे हैं आपके इस वक्त घर में? क्या उम्र है उनकी? मेरा एक बड़ा बेटा 10 साल का है, छोटा 6 साल का है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? आप क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त। मैं हुकूमत से सिर्फ ये चाहता हूँ, यहाँ से निकाला जाए। हमारी भी इस वक्त नियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जितने कोई हमें अगर देख रहा है हुकूमती टीम में से, वज़ीर आज़म साहब, आपसे हमारी इल्तिजा है, आपसे हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है हमारे चैनल की, हमारी टीम की, मेरी, कि प्लीज़ अब हमारे जो बहन भाई जो स्टक हैं यहाँ पर, इनके लिए आप कुछ करें। जी उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहें, बात मुकम्मल करें। मैंने कोशिश करके यहाँ स्टेशन पे भी गया था, पता चला था ट्रेनें चली हैं। मैं स्टेशन पे गया, सारा दिन बैठा, सर्दी बहुत है, फिर भी मैं गया स्टेशन पे। भाई ने वालदा को कंधे पे उठा के चले हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। ट्रेनें इतनी भरी हुई हैं कि दरवाजे नहीं इधर आके खोलते। स्टेशन पीछे से जहां से चलती है उधर से फिल हो जाती है। उस्मान, तो अगर मैं अकेला होता तो कुछ कर सकता, लेकिन बच्चों को, वालदा को कैसे उठा उठा के अंदर, लोग रास्ते में अंदर जबरदस्ती दाखिल होते हैं। मैंने ऑलरेडी टिकटें बुक कर ली थी पहले दिन ही, जैसे मुझे पता चला कि टिकटें करवा लूं। वो कहते हैं टिकटें ले जाओ, टिकटें नहीं हमें चाहिए। वो देखता ही नहीं, लोग कहते हैं भाई कोई टिकट नहीं, बस जैसे भी है चलो। अच्छा, कोई नहीं किसी का इधर साथ दे रहा। उस्मान, जो आपकी नेबर्स, और जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कोई भी अब आस-पास नहीं है, सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है, किस तरीके से बाकी लोग यहाँ से जो है वो जा चुके हैं, किस तरीके से वो यहाँ से निकले हैं? किसी से राब्ता है आपका? अभी कांटेक्ट में है? जो अपने पाकिस्तानी गए हैं, सबके पास अपनी गाड़ियां थी। जो स्टूडेंट थे, अकेले थे, उन्होंने ट्रेनों पे सफर किया है, धक्के जैसे भी वो चल गई। मेरा सबसे बड़ा मसला है बच्चे और वालदा, हम उनको कैसे छोड़ दें? हम एक बंदा जो यंग होता है, वो अकेला होता है, वो सरवाइव कर लेता है, वो किसी भी तरह कर लेता है, किसी के साथ अटैच होता है, किसी के साथ। अकेले को तो कोई भी ले जाता, फैमिली को लेके जाना बड़ा मुश्किल। एक गाड़ी पूरी, एक गाड़ी के अंदर हम आ जाएंगे मुश्किल से सारे। अच्छा उस्मान, बड़ी गाड़ी हो, 10 लोग हैं हम इस टाइम, पूरी फैमिली हमारी 10 लोगों की, तो ऐसे बहुत मुश्किल है। भाई का बच्चा एक, बड़े भाई का बेटा एक 5 साल का है, बेटी 7 साल की है, बड़ा बेटा उसका 12 साल का है, मेरा बेटा तो आपको मैंने बता चुका है जितने साल की है। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें एक गाड़ी किसी भी तरह कोई आके हमारी मदद कर दी जाए, इमरान खान साहब कुछ करें या कुछ भी, कोई भी कुछ कर दे। कोई ना कोई तो सुन रहा होगा अपना पाकिस्तानी, इधर होगा, किसी दूसरी सिटी में होगा, कि कोई दिल बड़ा करके किसी भी तरह। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है कि कोई जो जहां से निकल गया वो वापस आना नहीं चाहेगा। उस्मान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ये क्लिप, आपकी ये बात मैं अपने ट्विटर पर ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी
पूरी अपनी तरफ से एफर्ट करूंगी कि मैं इसको ट्विटर ट्रेंड बना सकूं। आपकी बात मैक्सिमम जितने लोगों तक पहुंच सकती है वो पहुंचे। हमारे चैनल ने तो ये एफर्ट की ही है कि हमने आपसे राब्ता किया है, आपकी बात हम पहुंचा रहे हैं आला हुकाम तक, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर भी ये एफर्ट करूंगी और उसके साथ साथ जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगी कि वो इस काम में मेरे साथ मिले और इस बात को ट्विटर ट्रेंड बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात फैल सके और जितने लोग यहाँ पर स्टक हो चुके हैं वो वहाँ से निकल सके। मुझे बताइएगा उस्मान, जंगी कैफियत है, फैमिली आपकी स्टक है, बाकी लोग यहाँ से स्केप कर चुके हैं, खाने का सामान भी कम हो रहा है, आपकी फैमिली की इस वक्त क्या कैफियत है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैडम जो वाइफ है वो तो जब उन्होंने ट्रेन का हालात परसों से देखे हैं ना, उसके बाद तो वो बोल नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान में भी डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन ना देखे, थोड़ा सा उन्हें मसला था, तो वो टेंशन देख के अब ना उनकी आवाज नहीं निकल, बोल नहीं सकती। तो वो भी है, अब मैं कुछ बयान नहीं कर सकता जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा उस्मान, जिस जगह पे, जिस एरिया में आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ की जो ज़मीनी सूरत हाल है वो आप बता सकते हैं मुझे कि वो किस तरह से है इस वक्त? कि मौसम के लिहाज से इधर सर्दी है, ज़मीनी सूरत हाल तो अभी इधर इस जिस सिटी में हूँ इधर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये अल्लाह का बड़ा करम है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कल मुझे बात जब हुई थी जाहिर साहब तो उन्होंने कहा था कि बेटा जैसे भी कुछ होता है ना हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जाहिर साहब किसी भी तरह कर दे। कहते हैं मैं एम्बेसडर से करता हूँ, कुछ आपके लिए जरूर करता हूँ, क्योंकि सब लोग वो कह रहे हैं निकल चुके हैं, उन्हें भी पता है कि मैं इधर अकेला रह गया हूँ अब। लेकिन मेरा वही बता रहा हूँ मसला ये है फैमिली का, मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी होती तो मैं पहले दिन मैं भी निकल जाता। अच्छा, अभी आपकी किसी से कोई कांटेक्ट इस वक्त नहीं कि कोई एक पर्सन, कोई एक शख्स आपके साथ जो एक मुसलसल कांटेक्ट में हो, जो कुछ आपको इंतजाम करवा सके, ऐसा कोई है? ऐसा कोई होता तो करवा ना देते, एम्बेसी के अलावा कोई नहीं, एम्बेसी ही कोई मदद कर सके तो कर सके। और इधर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, जो अपने पाकिस्तानी सब थे वो सब चले गए। पाकिस्तानी दूर की बात मैंने बताया, जो इधर के लोग थे हमसाए, मैंने उनके भी दरवाजे खटखटाए हैं, तो नहीं कोई, सब वो कह रहे हैं हम पूरी फैमिली, कल कई की फैमिली कल गई है। ठीक है, दो बड़ी गाड़ियों पे मेरी पूरी टीम की, मेरे पूरे चैनल की, हमारी बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं आपके बच्चों के साथ, आपकी वालदा के साथ, आपके पूरे अहलो अयाल के साथ, और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे यकीनी तौर पर राब्ते में भी रहेगी। इंशाल्लाह दुआ गो है कि आप इस मुश्किल, इस कठिन वक्त में इसको खैर आफियत से इससे गुजरें, और इंशाल्लाह हम ट्विटर को ट्रेंड भी बनाएंगे, इस न्यूज़ को, आपकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हिम्मत बांधे रखिएगा अपनी फैमिली के लिए, उनके सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टूटने से इस वक्त बचाए रखें। यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन बहुत सारी दुआएँ हैं आपके साथ। जनाब, बढ़ेंगे अब हम प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे, एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan. वेलकम बैक जनाब। और ऐसा कैसे हो सकता है कि नियो पाकिस्तान हो, मैं आपके साथ हूँ और हम आपकी फ़िटनेस या आपकी खूबसूरती या आपके लिए कोई टोटके या कोई अच्छी चीज़ें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर ना करें। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आप अच्छा महसूस कैसे कर सकते हैं, अच्छे दिख कैसे सकते हैं, और अगर किसी मौसमी बीमारी से इस वक्त आप लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, तो उसका इलाज भी हम आपके लिए जनाब लेकर आए हैं। और हमारे साथ बहुत ही प्यारी जनाब इरम नईम साहिबा मौजूद है, जो आपके तमाम मसलों का हल आपको बताएंगी और आपको बताएंगी कि जिंदगी खूबसूरत कैसे बनाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, और मौसम बहार के साथ हम आपके साथ। कहने को तो मौसम बहार का हम सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं ना कि स्प्रिंग सीजन आएगा, अच्छा फील कर रहे होते हैं, जरा स्वेटर कोट्स उतरते हैं, नए नए कपड़े मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां, नज़ला, जुकाम, गला खराब, बच्चों की केयर, अपने आप को बचाना, ये सब कुछ भी साथ साथ चल रहा होता है। एक्चुअली हम बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप देखें कि कुछ दिन पहले मौसम कैसा था और एकदम से बारिश हुई, हवाएं चली, तो इस मौसम को आपने अपने कपड़े, जब आप जैसे स्वेटर्स उतार के रख रहे हैं, तो अभी आप जैकेट्स उतारिए।
और हल्के स्वेटर पहन लीजिए, स्लीवलेस स्वेटर्स पहने और अपने आप को थोड़ा कवर भी रखें और शाम को स्पेशली एक हल्की शॉल या चादर जरूर अपने ऊपर ओढ़ अच्छा, लें। बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इस मौसम में, और हम ना उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम उस एरिया में रहते हैं, हम उस खित्ते में रहते हैं जहां पर हमारे सेंट्रली हीटेड या वो कहते हैं ना कि घर तो है नहीं, तो बाहर का टेम्परेचर और है, घर का टेम्परेचर और है, इवन कि एक कमरे का टेम्परेचर और है तो दूसरे कमरे का टेम्परेचर और है, खिड़की खुली या बंद है तो वो भी टेम्परेचर और है और इसी से हमने अपने आप को आदी करना है और बच्चों को बचाना है खासकर हमने इससे। जब हमने इतने कोविड के साल 2-2.5 साल गुजारे हैं ना, तो इसमें हमने बहुत ख्याल किया अपना, बाहर भी नहीं जाते थे, पोल्यूशन भी कम थी, देखिए गाड़ियां भी कम चलती थी, वर्क फ्रॉम होम हो गया था और बहुत सारी चीजें ऐसी कोविड ने काफी कुछ सिखा दिया हमें। तो उसी तरह अभी भी हमें उन्हीं तरीकों पे चलना होगा जिससे उस जमाने में हमें कावा बना के पीते थे या चाय के साथ कुछ लाजमात एक्स्ट्रा रखते थे और अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। तो इसी तरह, और बाहर के खाने, सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि हमारे बाहर के खाने कम हो गए थे कि हम जो रेस्टोरेंट्स में जाके या कहीं भी जाके, और वहाँ जाके ये नहीं मैं कहती कि ना जाया जाए, वहाँ जाके हम बदपरहेजी कर लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड ज़्यादा हो जाती है ना, तो जिससे हम ठंडा गर्म भी इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कोक आई है और साथ ही हम कहते हैं चाय भी मंगा लेते हैं, गरम गरम खाना चल रहा होता है, तो घरों में हम जरा एहतियात के साथ काम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं जो खांसी और अभी मुझे भी, आपको जैसे मेरी आवाज से फील हो रहा होगा हल्का हल्का फ्लू, आवाज भारी है, तो बिल्कुल जिनको लग रहा होगा वो सही समझ रहे हैं, सही उनको लग रहा है कि मुझे भी फ्लू की कैफियत है और बच्चों को भी है, और आजकल तो लग रहा है कि वायरल हर तरफ है, तो ऐसे में कोई अच्छा सा कावा बता दें आप। देखिए, अब जाती सर्दी के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप आम जो सा कावा बनाती हैं घर पे ग्रीन टी का, उसमें आप थोड़ी सी अदरक ज़रूर शामिल रखें। अच्छा। और नींबू का अर्क डाल लें थोड़ा सा। ठीक है। अगर आप अब किन्नू ख़त्म हो गए, वरना इस ज़ुकाम में अगर आपको किन्नू या माल्टा मिलता हो तो आप उसका कावा बनाएं। ऑरेंज टी इतनी अच्छी होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है। अच्छा, अगर आपको ऑरेंज नहीं मुझे बताएगा क्या ये गर्म नहीं होता अदरक का कहवा? या यही मैं बता रही हूँ कि जाते विंटर का एक तोहफा है, अभी हम यूज कर सकते हैं, इसके बाद नहीं हम कर सकेंगे। उससे आप फील करते हो कि एकदम से हीट अप हो गया। और अगर आप कावे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके साथ बहुत जरूरी है, मैं बताती चलूं और आप भी इसे एग्री कि पानी का इस्तेमाल बहुत करें, वाटर इनटेक आप बहुत रखें। अच्छा, हमने कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इसको? अच्छा, जैसे 2 गिलास पानी है, उसमें आपने अगर ऑरेंज नहीं मिलता तो आप नींबू एक डाल लें पूरा और उसे उबाल लें अच्छी तरह, क्योंकि ऑरेंज भी अब जाने वाले हैं। और विटामिन सी चाहिए होती है जब हमें खांसी जुकाम होता है, और इसी की कमी से सब कुछ हो रहा होता है। तो विटामिन सी इसमें प्योरली मिल जाती है ऑरेंज और लेमन में। ठीक है। तो आप लेमन ग्रास भी आजकल आया हुआ है, थोड़ा सा वो भी डाल लें, तो वो लेमन ग्रास का आप कावा बनाएं। ठीक है। और उसको आप 3 गिलास पानी रखा है तो आप 1.5 गिलास पानी होने दें, और उसको आपने थोड़ी सी अदरक डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 1/4 टीस्पून कद्दूकश करके रखा हुआ वो डाल के उसको आपने। और इसको इस्तेमाल फिर कैसे करना है? मॉर्निंग टाइम में करेंगे एम्प्टी स्टमक, या दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं? नहीं, आप शाम को 4 बजे भी ले सकती हैं, 6 बजे रात को सोने से पहले। ये जब हम अदरक और नींबू के साथ, ये जो आपको मैंने बताया कावा, ये गले को बहुत सूदिंग करता है। आपको बार बार जो खांसी आती है ना, खरखर वाली खांसी होती है, थोड़ी देर बाद आ गई फिर से शुरू हो गई, तो उसके लिए बेस्ट होता है। चलो, ये तो हो गया खांसी का इलाज, खांसी का हमने कावा आपको जो है सादा मलट्ठी भी ले सकते हैं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं अपने मसाइल पर। मेरा भी जो मसला आजकल चल रहा है और मेरे साथ साथ बहुत सारे पूरे पाकिस्तान की औरतों का जो मसला है, और वो है जनाब, आप एग्री करेंगे क्यों नहीं करेंगे, वेट लॉस का। तो वेट लॉस ड्रिंक भी अगर आप इरम जी हमें कोई बता देंगी, वेट लॉस, क्योंकि मेरे ख्याल से वेट लॉस ड्रिंक एक ऐसी चीज है जो हर औरत चाहे कितनी दुबली भी क्यों ना हो, उसको लगता है कि नहीं, मुझे और थोड़ा सी पाउंड्स कम करने की जरूरत है। तो प्लीज, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा अच्छा बात बताती हूँ कि वेट मशीन पे खड़ा होने से पहले आप अपने आप को फिगर अप करें। हाँ। हम क्या करते हैं, फिगर अप नहीं देखते और हम कह रहे थे वेट हमारा ज़्यादा हो रहा है। हाँ। आप अपने आप को फिगर अप करें। बाज़ औक़ात आपकी बोन्स, आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनका वेट ज़्यादा होता है, हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी लड़कियों या दूसरे लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप अपने आप को फिगर अप करें, आपको किस तरह का फिगर अप होना है। उसके बाद आप वो खाना छोड़ें जो आप एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, और अपनी डाइट को मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये कावे की मैंने बात की है,
और इसके साथ आप अच्छी एक डाइट के साथ ये कहवा भी लेंगी तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता अच्छा, है। ये भी वेट लॉस के लिए यूज हो सकता है। इसमें आता है प्लस इसमें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैं एक इंग्रेडिएंट बता दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर हम, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी बेबी के बाद इसका बड़ा इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि बड़ा शानदार उसका रिजल्ट रहा। सेम इंग्रेडिएंट्स है, अदरक है, लेमन है, शहद बाय चॉइस है। जो एक इंग्रेडिएंट है अगर आप उसमें ऐड कर लें वेट लॉस के लिए, दैट इज जीरा। हाँ, तो जीरे से मुझे लगता है कि ये वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा। हम लोग, मैं अब आपको इसी तरफ आ रही थी कि शाम की चाय जो है, हम सर्दियों में खाली हाँ, चाय तो शाम की चाय हम ऐसे ही शौकिया से पीते रहते हैं और इतनी सारी कैलोरी ले लेते हैं उससे। एग्जैक्टली, उसमें बारीक पिसा हुआ जीरा अच्छा चाय में ऐड कर लें। मैं आपको एक रेसिपी दे देती हूँ, बादे खता है। मैं भी लिख लेती हूँ, आप भी लिख लें जी। जरूर लिखिए। थोड़ा सा जीरा, बादे खता, सौंफ और बड़ी इलायची आप, और छोटी इलायची, मसाले वाली चाय, मसाले वाली, और यह पीस के रख ले। एक चुटकी अपने कहवे में एंड में आप जरूर शामिल करें। आप देखिएगा आपको इतना अच्छा लगेगा और चाय का स्वाद भी चेंज और गले की भी टकोर होगी और सारी चीजें। और इस मौसम के लिए चाय, कहवा एक साइड पे था, चाय एक। चाय क्योंकि हम दिन में 2 या 3 दफा पीते हैं, इससे ज्यादा तो हम पी नहीं रहे। अच्छा इरम जी, मौसम भी चूंकि तब्दील हो रहा है तो लास्ट चूंकि टाइम का मुझे ब्रेक पे जाना है। स्किन अच्छी करने के लिए भी जाते जाते एक टिप जरूर देकर जाएगा। अब इतने मौसमी फल और सब्जियां भी आएंगी तो मेरे ख्याल से कि उनका इस्तेमाल, फ्रूट चाट बना के खाइए मजे की। अभी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। आपका चेहरा आपका अंदर से बोलता है। आप कितने खुश हैं आपका चेहरा बताता है। आप गमज़दा हैं आपका चेहरे अपने आप को आपने मेंटेन रखना है, खुश रखना है और ठीक रखना है। जो आप एक अच्छी डाइट के साथ रख सकते हैं तो आपका चेहरा भी बिल्कुल। ये आपने इतनी प्यारी बात की है, मैं इसी को कंटिन्यू करके ब्रेक पर जाऊंगी और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि एक खूबसूरत इंसान से एक खुश इंसान बहुत बेहतर है। तो हम जितना अपना खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, मेरे ख्याल से कि अगर हम उतना खुश होने पर तवज्जो दें, पॉजिटिव रहने पर तवज्जो दें, तो आपकी खूबसूरती, आपका जो कहते हैं ना गुड लुक्स, उसमें वैसे ही खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। तो जनाब इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद एज यूजुअल जनाब मुलाकात करवाएंगे आपकी अनम से। और अनम आज किचन में क्या बनाने जा रही हैं ये आपको ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त अनम, आज आपको इतने देर के बाद देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पे ऑन स्क्रीन कि भाई अनम पूरी मेरी 3 मंथ्स की जो मेरी ऑफ टाइम था ऑफिस से, उसमें मेरे साथ कनेक्टेड रही, मेरी तबीयत के बारे में पूछती नहीं, इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया। तो अनम, कहते ना कि बुरे वक्त में जो है वो इंसान का पता चलता है। सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और मैं आपको भी एक होस्ट और अपनी बहन समझ के इसी तरह से है चीज़ें। बाकी शुक्र है एक बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया। आप आ गई। हम अभी यही बात कर रहे थे ऑफ एयर के, अल्टीमेटली तो आपने यहाँ पे वापस आना ही था। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। तो अनम, आपकी मैंने चीज़ें बड़ी मिस की थी, किचन में बहुत मिस करती रही, मैं देखती रही घर बैठ के। तो आपको पता है कि हमने खाने का टेन्योर थोड़ा बढ़ा भी दिया है। हाँ, आज क्या बन रहा है? आज ही हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी कोल्ड कॉफ़ी। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉबेरीज इन सीज़न है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम आज स्ट्रॉबेरीज़ के साथ जो है एक मज़ेदार सी ड्रिंक बना लेते हैं। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें जाएंगी स्ट्रॉबेरीज तकरीबन 1 कप के करीब। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐड करेंगे, मिल्क इसमें जाएगा 2 से 3 ग्लास, शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर हनी ऐड करूँगी, जो कि हमदर्द की जो हनी है उसमें एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी कॉफ़ी। तो सिंपल है, इसको सब चीज़ों को इकट्ठे डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इसके अंदर जाएगी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये कॉफ़ी है। आप इंस्टेंट कॉफ़ी ले लें या रेगुलर कॉफ़ी, दोनों आपके पास अपनी चॉइस है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जाएगी कॉफ़ी। कॉफ़ी बड़ा डिफरेंट इंग्रेडिएंट जी मुझे लगा है कि चॉकलेट के साथ और स्ट्रॉबेरी के साथ इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो कॉफ़ी है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी शुगर, साथ में अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। ओके। और अनम, हमने दूध कितना लिया तकरीबन 2 से 3 ग्लास। 2 से 3 ग्लास दूध में हमने 1 कप स्ट्रॉबेरी ऐड जी। और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो ऐड करेंगे हम क्रीम के। ओके।
अच्छा, अब क्योंकि आगे जो है वेदर थोड़ा सा वो आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो आप बेशक चाहें तो इसके अंदर आइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर अब तो यू क्योंकि आइसक्रीम फ्रिज इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो अगर सब कुछ अभी फ्रिज में है तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये ले जी नबीहा, ये रेडी हो चुका है? रेडी हो गया। अब मैंने ग्लास के अंदर रूह ऑलरेडी अफ़ज़ा पहले कितना से है? रूह अफ़ज़ा ओके। डाला हुआ है, और मैंने थोड़ी सी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है। तो अब ये जो है, जो हमारी कोल्ड कॉफ़ी है, क्या इसके बात अंदर ऐड कर है, देंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी बिल्कुल भी महंगे नहीं। रेस्टोरेंट में। और घर में बच्चों को तो स्पेशली बच्चे जब खाने से इनकार कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा अनम ये सोचती रहती हूँ कि क्या खिलाया जो ऐसा। तो स्ट्रॉबेरी, दूध और ये सारी इतनी हेल्दी चीज़ें आप बिल्कुल। बनाकर बिल्कुल बच्चों को खिला सकते हैं। और ऊपर से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो है कॉफ़ी स्प्रिंकल अच्छा, कर दूंगी। करिए, ठीक है। दैट्स इट। ये पर्सनल चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। डालें, नहीं डालना चाहे तो अनम फाइनल रेसिपी शेयर कर दें। सिंपल 2 से 3 ग्लास मिल्क था, उसके अंदर 1 कप स्ट्रॉबेरीज थी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 1 कप मैंने इसमें ऐड किए, 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम गई है, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किए, 1 टेबलस्पून इसमें हनी ऐड की है। हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो 2 से 3 टेबलस्पून था। इकट्ठी चीज़ों को ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद जो है ग्लास में मैंने पहले ही आइसक्रीम और हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो डाला हुआ था, और उसके बाद उसको सर्व कर दिया। थैंक यू सो मच अनम। यकीनन हम अब इजाज़त लेने के बाद टेस्ट करेंगे, और आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद यकीनन आपको आएगा, तो फीडबैक भी अपना हमें लाजमी दीजिएगा। अनम थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात, और आपसे भी कल होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।